जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज जो है एनसीईआरटी साइंस का क्लास 7 का क्लास 6 का हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो 2 पार्ट में था वो फिनिश हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका क्लास 7। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? पहला है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वापोषी कहलाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो जो सजीव होते हैं, जो भी जीव जो सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, भोजन की उन लोगों को आवश्यकता होती है। तो पादप जो है, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्वापोषी या फिर ऑटोट्रॉप्स। दूसरा है कि जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। बिल्कुल। जंतु की बात करें या मनुष्य, तो जंतु हो या अधिकतर अन्य जीव पादप द्वारा क्या होता है, संश्लेषित भोजन ग्रहण करते, इसलिए उन्हें विषमपोषी या फिर हेटेरोट्रॉप कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पत्ता। ठीक है, क्योंकि होता क्या, पादप में जो खाद्य पदार्थ का संश्लेषण है किसके द्वारा होता है, तो मेनली आपका पत्तों के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा, इसलिए पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसमें से आपका क्या क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आपको क्लोरोफिल, बिल्कुल क्लोरोफिल चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, उसको क्या करता है, कलेक्ट करके पत्ती की सहायता करता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल का काम है कि सनलाइट को जो है स्टोरेज करना और पत्ती की हेल्प करता है उसको खाना बनाने में। फिर है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमने देख लिया। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधा क्या होता है कि जो वो सनलाइट और जो वहाँ से क्लोरोफिल ले करके ऊर्जा का उपयोग, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सब जो है फोटोसिंथेसिस में करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहें या फिर फूड सिंथेसाइज में। ठीक है, यानी खाद्य संश्लेषण में करते हैं। तो ये सूर्य की उपस्थिति में होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ऐसे ये खाद्य संश्लेषण है, लेकिन चूंकि वो सनलाइट का प्रेजेंस में होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, यानी फोटोसिंथेसिस। तो आपका जल भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन दोनों बनते हैं। पत्तियों के अलावा पादपों से दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पत्तियों के अलावा बात करें तो पादप के दूसरे हरे भाग हो गए, जैसे कि हरा तना हो गया, उसके जो ब्रांच हो गए पेड़ के, यानी कि हरी पत्तियों के जो शाखाएं हो गई, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए कथन 2 भी आपका जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पत्तियों के अलावा बात किया जाए तो पेड़ पौधे के दूसरे भाग जो हरे हो, यानी तना हरा हो, शाखा हरा हो, तो वहां भी आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे आगे। तो हमारा नेक्स्ट है कि पादप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि सभी पादप अगर बात करें तो सब पादप में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो अपना भोजन वो स्वयं नहीं बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अमरबेल हो गया, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है अमरबेल। ठीक है, तो जो भोजन अपने से बना सकता है वो स्वापोषी कहलाता है, जो दूसरों के थ्रू होता है तो वो कहलाता है आपका विषमपोषी। दूसरा है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो पेड़ पौधा है वो मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन है वो अपने रूट की हेल्प से प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है?
तो उसे कहते हैं पिचर या फिर कहते हैं घटपर्णी। ठीक है, घटपर्णी का जो पौधा होता है उससे आपका क्या होता है, वो क्या करता है, कीटों को जो है वो खा जाता है। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं, कीटभक्षी कहलाते हैं, यानी इंसेक्टिवोर्स। ठीक है, इंसेक्टिवोरस। और घटपर्णी यानी पिचर, ये इसके अलावा भी और है, जैसे घटपर्णी को तो हम जानते हैं नॉर्मली वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी है जो कीड़ा को खा जाता है। संड्यू कीटभक्षी पादप, ये भी आपका जो है कीटभक्षी पेड़ में आते हैं, संड्यू और पिचर और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, इसके अगर हम बात करें ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ज्यादातर आपको मेघालय में मिलता है, घटपर्णी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर अब हम विचार करेंगे। पहला है आपका कि वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी कहलाते हैं, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो ये बिल्कुल सही है 1 नंबर, कि वह पोषण जो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना घर हो गया, अपना खाना हो गया, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और इसी को कहते हैं सहजीवी संबंध। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि सहजीवी संबंध कौन सा होगा, अगर हम देखें कि कोई गाय है या भैंस है, ठीक है, और उस पर क्या करता है, कौवा जो है उसको देखिएगा कि बार बार उसको खोदते रहेगा उसके बॉडी के ऊपर, वो उसका जो है गंदगी खाता है। ठीक है, उससे क्या हो गया, कौवा को भोजन मिला और गाय को क्या हो गया, गाय को फायदा मिल गया, उसके ऊपर जो कीड़ा मीड़ा जो भी था तो वो उसका हट गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी सहजीवी संबंध। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, अपना आवास और अपना भोजन एक दूसरे के साथ बांट रहे, तो ये आपका हो जाएगा सहजीवी। सेकंड में आपका है कि वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं, यानी सेप्रोट्रॉफिक जो है न्यूट्रिशन। तो किसी मृत हो गया या कोई डिकम्पोज वाला जो जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है वो मृत जीवी पोषण कहलाता है। कवक की बात करें तो कवक आपका मृत जीवी पोषण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कवक के अगर न्यूट्रिशन की बात करें, उसके पोषण प्रणाली की बात करें तो अलग प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, ये मृत अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या होता है, विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कवक इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, विघटित जैविक पदार्थ जो, इसलिए इसे कहते हैं मृत जीवी पोषण। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है पहला है हमारा शैवाल और कवक। बिल्कुल, शैवाल और कवक की बात करें तो इसके बीच जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और इसको क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, शैवाल और कवक मिलके जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है उसी को लाइकेन कहलाता है। शैवाल में बात करें तो उसमें क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, हमने पहले ही देखा। तो कवक क्या करता है कि शैवाल को रहने का जो है जगह देता है। ठीक है, उसको घर देता है एक टाइप से कहा जाए तो, प्लस उसको जो है जल देता है, पोषक तत्व देता है। अब बदले में शैवाल क्या देता है, तो शैवाल में चूंकि क्लोरोफिल होता है इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बना लेता है, तो वो कवक को दे देता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है शैवाल और जीवाणु। नहीं, जीवाणु और शैवाल में ऐसा नहीं होता है। कवक और जीवाणु ये भी नहीं होगा। पादप और जीवाणु, पादप और जीवाणु में बिल्कुल सही है। पादप और जो जीवाणु, यानी बात करें तो राइजोबियम जीवाणु की, राइजोबियम बैक्टीरिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के उदाहरण हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो गैसीय नाइट्रोजन के विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, गैसीय नाइट्रोजन का जो घुला हुआ कहें या विलेय पदार्थ जो हुआ उसको चेंज कर देते हैं। राइजोबियम अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं। जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया वो अपना खाना नहीं बना सकता है। ये किसमें पाया जाता है, अगर बात करें राइजोबियम, तो ये आपका चना, मटर, मूंग, सेम, यानी जितने भी फलीदार पादप है उसके जड़ में रहते हैं। और नाइट्रोजन का क्या करता है, वो सप्लाई करता है, यानी पादप को उसने जो है नाइट्रोजन दिया और उसके बदले जो है वो उसे क्या दे रहा है, आवास दे रहा है और खाने के लिए जो है पादप उसको दे रहा है। तो उस हिसाब से पादप और जीवाणु आपका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के किस भाग द्वारा
प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रंध्र या स्टोमेटा जिसे कहते हैं। ठीक है, पत्ती की सतह पर जो प्रेजेंट होते हैं सूक्ष्म रंध्र यानी छोटे छोटे जो छेदा रहते हैं, पत्ते पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा जो है वायु में जो प्रेजेंस होता है CO2, और इसी से जो है वो किसको, पत्ती को प्राप्त होता है। ठीक है, यानी पेड़ जो है CO2 किससे लेता है, तो पत्ती के अंदर जो स्टोमेटा होता है। ठीक है, पत्ती का जो स्टोमेटा पार्ट है, जो छोटे छोटे छिद्र है, उसे स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में। तो इससे जो है पत्ती क्या करती है, CO2 लेती है वायुमंडल से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों से मिलकर बनता है। इसलिए बी कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका कारण है क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण जो है दोनों सही है, और प्लस जो रीजन वहां दिया हुआ है वो कथन का बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। अधिकतर जो हमने पहले ही पढ़ा कि अधिकतर दालें क्या होती है, फलीदार पादप से प्राप्त होती है। और कुछ अगर बैक्टीरिया की बात करें तो राइजोबियम। ठीक है, जो बैक्टीरिया उसमें हेल्प, दाल का जो फसल होता है उसमें कौन सा पाया जाता है बैक्टीरिया, तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है उस पेड़ के। ठीक है, जड़ में। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करती है, विलय पदार्थ में चेंज करती है। और बैक्टीरिया किसमें राइजोबियम पाया जाता है, तो हमने देखा कि चना, मटर, मूंग, ये सब जितना भी फलीदार है उसके जड़ में रहते हैं, और ये नाइट्रोजन को सप्लाई करते हैं। और इसके बदले क्या देती है पेड़, तो पेड़ जो है रहने का जगह देती है राइजोबियम बैक्टीरिया को, और फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधा जो खाना बनाती है वो खाना देती है राइजोबियम बैक्टीरिया को, और वही हमारा क्या कहलाता था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध। चलिए अब हमारा जो है आ गया चैप्टर नंबर 2, प्राणियों में पोषण। तो पहला इसका है कि स्टार फिश तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो तारा मछली यानी जो स्टार फिश होती है वो क्या करती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कठोर कवच वाला जंतु होता है उसी को खाती है। ठीक है, तारा मछली अगर उसके भोजन की बात करें तो सीधे वो किस में ग्रहण करती है, तो अमाशय में सीधे ग्रहण करती है, स्टमक में सीधे जाता है। ठीक है, दूसरा है कि भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। बिल्कुल खाने के लिए वो क्या करती है, कवच को जब उसको खोलना रहता है, जब वो अंदर तो घुसा लेती है, उसके बाद कवच खोलने के लिए क्या करेगी, अपना स्टमक को बाहर निकाल देती है, अपने अमाशय को बाहर निकालती है, और जो जंतु का कोमल भाग होता है उसको खा जाती है, और फिर से उसका जो पेट है या अमाशय है या स्टमक है यह शरीर में चला जाता है, और इस तरीके से उसका जो खाना है धीरे धीरे पच जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। ठीक है, पहला उसका है। तो इसका जो है इसमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। तो ये आपका पहला जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पाचक रस जो है क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स या फिर कहें जटिल पदार्थों को जो है सरल बनाता है, और इसमें क्या कहा है कि सरल पदार्थों को जटिल बनाता नहीं, पाचक रस जो है जटिल को सरल बनाता है, और इस तरीके से पाचन में वो हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हो गया कि अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है। तो अमाशय की आंतरिक भित्ति जो स्टमक की अंदर का जो भित्ति है, वॉल है, उसकी बात करें तो क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहेंगे, ठीक है, यानी छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है।
तो दूसरा तो आपका सही है कि आमाशय आंतरिक भित्ति में जो क्षुद्रांत होता है तथा आहार नाल से संबंधित जो ग्लैंड होते हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, उसको जो है पाचक रस वहाँ क्या होता है, सेक्रेशन होता है, यानी सेक्रेशन होता है उसका, स्रवित होता है और वो पाचन में हेल्प होता है। तो 2 सही है, इसमें गलत पूछा गया इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला आपका है कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, दूसरा आपका है कि यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करती है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि यकृत जो लीवर होती है वो बाइल जूस कहें या फिर पित्त रस कहें, उसको जो है सेक्रेशन करती है, श्रवण करती है। ठीक है, उसको जो है श्रावण करती है वहाँ पर पित्त रस का, कौन, यकृत यानी लीवर। ठीक है, और उसके बाद तीसरा क्या है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसमें सही पूछा गया है। तीसरा है आपका कि पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल सही है कि जो पित्तरस होता है, जो बाइल जूस होता है, वो उसको कहाँ, लीवर का, जो लीवर में क्या होता है, एक थैलीनुमा एक बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर, और उसमें कलेक्शन होता है, और उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पित्ताशय। ठीक है, उसको कहते हैं बाइल डक्ट यानी पित्ताशय। तो अन्य दोनों कथन क्या हो गया कि सही हो गया, 1 और 3, और 3 आपका जो है गलत है। यानी पित्तरस क्या कर रहा है, वसा के पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 3 हो गया। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला है आपका कि रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बांटा होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। रूमिनेंट पहली बात होता क्या है, तो जो भी जंतु घास खाते हैं वो घास को पहले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निगल के वो अपना पेट में, आमाशय में जो है एक भाग में वो वहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और उसी भाग को कहते हैं रूमेन। जहाँ पे घास को जल्दी जल्दी खा के उन्होंने स्टोरेज कर रखा है वो कहला जाएगा आपका रूमेन, जिसको कहते हैं प्रथम आमाशय भी कहते हैं। ठीक है, और रूमिनेंट में बिल्कुल आमाशय जो है 4 भाग में बटा हुआ होता है उसमें। ठीक है, वो आगे की क्लास में आपको जानने का मौका मिलेगा। दूसरा आपका ऑप्शन क्या है कि रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। तो ये भी आपका सही है, रुमेन में भोजन का क्या हुआ, आंशिक पाचन हुआ। और इसको फिर कैसे पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, जो जंतु होते हैं वो जुगाली करते हैं, यानी बार बार जो मुंह चलाते रहते हैं उसी को कहते हैं जुगाली या कड। ठीक है, तीसरा है कि दूसरा भी सही हो गया। तीसरा ये है कि बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है, जिसे रोमंथन कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बाद में उसको क्या करता है, छोटा छोटा पिंड के रूप में लाता है, उसको दिन भर चबाते ही रहता है, तो उसी को कहते हैं जुगाली करना। और ऐसे जंतु जो है रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास की अगर बात करें तो घास में आपका कौन सा ही होता है, तो सेलुलोज होता है। ठीक है, घास में सेलुलोज सबसे ज्यादा होता है, और ये सेलुलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जंतु हो मानव हो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाएंगे कि ठीक है, इसलिए हम लोग घास नहीं खा सकते हैं। यही रीजन है कि घास नहीं खाता है इंसान, क्योंकि उसमें सेलुलोज का हमारा जो है आमाशय उसको पाचन नहीं कर पाएगा। रूमिनेंट्स में अगर बात करें क्षुद्रांत या बृहदांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर कहें तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा बना हुआ होता है, और उसे क्या कहते हैं, अंशनाल। ठीक है, तो भोजन का सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, अंशनाल में होता है। किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया के द्वारा। और मनुष्य का जो आहार नाल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये वाला अंशनाल जो है मनुष्य में नहीं पाया जाता, इसलिए हम घास को नहीं खा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है कि अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। तो बिल्कुल अमीबा जो है जलाशय में पाया जाने वाला क्या है, यूनिसेलुलर जीव है आपका। ठीक है, दूसरा है कि अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बिल्कुल हम अपनी जो वो स्ट्रक्चर होता है और उसका जो पोजीशन होता है वो हमेशा वो चेंज करता रहता है, दूसरा सही हो गया। तीसरा क्या है कि अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियां होती है। तो बिल्कुल इसमें क्या है कि कोशिका में एक झिल्ली,
एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव में बुलबुले के समान जो है घानियां यानी कि वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से 1 2 3 तीनों आपका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है अब मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को जो है हमें सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो चलिए हम मिला के देखते हैं। पहला हमारा क्या है, अमाशय। ठीक है, तो अमाशय का क्या हो जाएगा, अमाशय का हो जाएगा अम्ल का निर्मोचन। ठीक है, अमाशय का जो अंदर का जो सतह होता है उसमें म्यूकस, ठीक है, श्लेष मल जिसको हिंदी में कहते हैं, HCl होता है और पाचक रस स्रावित करता है। ठीक है, अमाशय का अंदर वाला जो सतह होता है वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर HCl और पाचक रस, ये तीनों स्रावित करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अमाशय का हो गया अम्ल का निर्मोचन। अब दूसरा है छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या करती है, तो छोटी आंत आपका पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करती है। ठीक है, छोटी आंत की बात करें तो वो पचा हुआ जो भोजन होता है उसके रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करती है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल अवशोषण। याद रखिएगा, छोटी आंत में भोजन होता है, भोजन का अवशोषण होता है, और बड़ी आंत में जल का होता है। जल और प्रोटीन दोनों का होता है, इसमें जल दिया हुआ। जल के बारे में आगे मिलेगा आपको, प्रोटीन के बारे में भी पढ़ने का। यकृत, यकृत क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, उस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संगठक है। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब क्या है, हमारे भोजन का महत्वपूर्ण संगठक है, खाद्य संगठक है। ठीक है, इनका पाचन हमारे शरीर रूप में, इस रूप में ना होकर छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है कि इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, तो नहीं, इसी रूप में नहीं होता है, वो छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है। और जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। वसा की पाचन की बात करें तो अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में, अम्ल भी होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली कि वसा का जो है ग्लिसरॉल के रूप में, लेकिन अम्ल या ग्लिसरॉल एक ही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का अगर बात करें तो पाचन एमिनो एसिड के रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एक सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे। और एक अच्छा इधर है। अब आ गया हमारा चैप्टर 3। ठीक है, क्लास 6 में भी हमने चैप्टर 3 पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें भी हमें पढ़ने को आगे मिलेगा, उसको समझने का मौका मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेसो से बसरे तक हमारा चैप्टर नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जंतुओं से, इसमें क्या पूछ रहा है, पहली बात, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। बिल्कुल, हमने पहले भी पढ़ा था क्लास 6 में कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को क्या कहते हैं, जांतव रेशे। रेशम के रेशे हो गए। दूसरा नंबर है कि रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। तो रेशम के जो रेशे होते हैं या फाइबर कहें तो वो रेशम कीट से यानी कि कोकून से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। तीसरा हो गया कि भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं। बिल्कुल, ये तीनों क्या है, ऊन देने वाले जंतु हैं, इसके बाल से प्राप्त होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका सही है, अंगोरा ऊन जो है अंगोरा बकरी जो होती है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है, तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा हो गया कि पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है। तो ये आपका गलत है। पश्मीना शॉल जो है पश्मीना बकरी की त्वचा पे उपस्थित उसके स्किन पे जो बाल होते हैं या फर होते हैं उससे बनाई जाती है। तो 3 नंबर आपका गलत हो गया। उस हिसाब से क्या हो गया, 1 2 आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तीसरा गलत है। इसमें क्या पूछा गया है, सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है कि रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। तो रेशम फाइबर की अगर हम बात करें तो वो आपका जो है किससे बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, क्योंकि ये कोकून से बने होते हैं, ठीक है। और कोकून में जो है आपका रेशम क्या होता है, अलग अलग संसाधन किया जाता है, धागा बनाया जाता है। और रेशम की अगर हम बात करें तो कोकून में काफी प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन से बने होते हैं रेशम फाइबर, ठीक है। तीसरा है कि रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। हाँ, रेशम के जो रेशे होते हैं वो रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 आपका तीनों इसमें सही हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि इसका मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। तो ये आपका सही है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है मजबूत होता है। दूसरा है आपका कि टसर, मूंगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं। तो हाँ, टसर, मूंगा, कोसा रेशम की किस्में हैं, अलग अलग प्रकार की किस्में हैं, अलग अलग दिखाई देती है, उसका अलग अलग तरीके का रहता है रेशम का धागा भी, ठीक है। किसी में रुक्षता होता है, किसी में चिकनाहट होता है, किसी में थोड़ा चमक होता है, ये सब अलग अलग होता है। टसर रेशम बात करें, टसर रेशम, मूंगा, कोशा, ये सब अलग अलग हो गए, ठीक है। और ये सब किससे प्राप्त होते हैं, तो कांटे कोकून से प्राप्त होते हैं, ठीक है। सबसे सामान्य रेशम कीट कौन है, तो सहतूत रेशम कीट है जो सबसे सामान्य रेशम कीट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई। तो ये आपका गलत है, क्योंकि सबसे पहले कहाँ गया था, तो ये चीन में हुआ था, उन लोगों ने छिपा कर रखा था, ठीक है। बाद में जो है इसके बारे में पूरी दुनिया को पता चला, और अभी भी उस रूट को क्या कहते हैं, सिल्क रूट, चीन तरफ, है ना। तो दूसरा हो गया कि प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था, उस मार्ग को आज क्या कहते हैं, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों आपका बिल्कुल सही हो गया। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका उष्मा। अब उष्मा में क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है, ठीक है। और आपका जो है पास्कल इसका नहीं है, पास्कल दाब का मात्रक है, इसलिए आपका जो है ये गलत हो जाएगा। और पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। और जबकि अगर टेम्परेचर की बात करें, तापमान का एसआई मात्रक क्या हो गया, केल्विन हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। उष्मा हमेशा क्या होती है, गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। यानी गर्म वस्तु के कंपैरिजन में बात किया जाए तो ठंडी वस्तु की ओर जो है वो प्रवाहित होती है, गर्म वस्तु से होते हुए ठंडी वस्तु, ठीक है। दूसरा हो गया कि द्रव तथा गैसों में उष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। हाँ, ये जो है अगर उष्मा की बात करें तो 3 प्रोसेस है जिसके द्वारा वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। किसके किसके द्वारा, चालन, संवहन और विकिरण। चालन की बात करें तो उसमें मीडियम चाहिए, यानी कि ठोस, ठीक है। चालन से अगर उष्मा को स्थानांतरित करना है तो ठोस मतलब माध्यम चाहिए। दूसरा बात करें संवहन में आपका द्रव हो गया, गैस हो गया, इससे आपको ट्रांसफर करेगा, तो संवहन के द्वारा आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं द्रव और गैस को, उष्मा को। और तीसरा हो गया विकिरण। तो विकिरण के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है उसमें पॉइंट कि वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। हाँ, ये सही है। उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से होते हुए, गर्म सिरे से वो ठंडे सिरे की ओर ट्रांसफर होती है, और वही आपका कहला जाता है कंडक्शन या चालन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब ये आ गया आपका मिलान करने वाला। पहला है आपका कि थल समीर के बहने का समय। ये आपका क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो थल समीर बहने का समय कब होता है, रात में बहती है, ठीक है। थल समीर रात में बहती है। तो ए का आपका 4 हो गया, ठीक है, ए का 4। उसके बाद दिन, अगर हम बात करें रात में, दिन के अगर समय में बात करें, समुद्र समीर, ठीक है। तो समुद्र समीर कब बहती है,
तो समुद्र समीर आपका बहती है दिन में, ठीक है। समुद्र समीर दिन में और थल समीर रात में। समुद्र समीर में क्या होता है, दिन की बाद में अगर हम बात करें, दिन के समय में जल क्या होता है, दिन के समय में वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्थल के ऊपर का जो पार्ट होता है वो उसकी वायु गर्म होके ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है और यही साइकिल को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से जो है गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगती है। तो समुद्र की ओर आने वाली इस ठंडी वायु को समुद्र समीर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इतना कि बस थल समीर कब बहती है, तो थल समीर आपका जो है वो रात में, समुद्र समीर का कब बहती है, तो दिन में बहती है, ठीक है। अब तीसरा हो गया कि गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय कब है। गहरे रंग के कपड़े हम कब पहनते हैं, तो हम पहनते हैं ठंडी में यानी शीत ऋतु में, और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय जो है आपका ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में पहनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है हमारा कि डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा हो गया कि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। हाँ, डॉक्टरी जो थर्मामीटर हुआ उसमें क्या होता है कि पारा का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो डिजिटल थर्मामीटर आ रहा है उसमें पारे का यूज नहीं होता है। तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा 1 2। डॉक्टरी थर्मामीटर की बात किए तो 1 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। इसमें क्या बताना है, सत्य कौन सा है, ठीक है। तो पहला आपका कि गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गहरे रंग की जो वस्तुएं होती है हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उष्मीय विकिरण को सबसे ज्यादा अवशोषित करती है, इसलिए हमको क्या करती है, ठंडा से वो बचाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ऊनी। सेकंड नंबर है कि ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी है तथा उसके रेशों के बीच वायु फंस जाती है, ठीक है। तो इसमें से आपका सही कौन सा है, तो एक तो आपका गलत हो गया क्योंकि ये विकिरण को ज्यादा अवशोषित करती है गहरे रंग की वस्तु, ठीक है, और हल्के रंग की कम अवशोषित करती है। और दूसरा आपका सही है कि जो ऊन होता है वो हमेशा हमें गर्म रखता है क्योंकि वो क्या है, उष्मारोधी है, हीट रेजिस्टेंट है, और इसके रेशों के बीच क्या होता है, वायु फंस जाता है और इसलिए हमको जो है गर्मी प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी वो आपका सही हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो पहला आपका इसमें क्या है, उपयुक्त कथनों में से सही कथन बताना है। पहला है कि लोहे के उष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा, तो ये आपका गलत है, ठीक है। उष्मा हमेशा क्या करती है, यदि किसी निश्चित लोहे का कह रहा है गोला का ताप उसी के जल में डुबोया जाएगा, ठीक है, यानी गरम ये, तो उष्मा हमेशा हमने देखा कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो लोहे के उष्मा का अच्छा चालक होने लोहे का गोला और गर्म नहीं होगा, ठीक है। लोहे का गोला क्या होगा और जल दोनों समान ताप पे है, तो उष्मा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा, यानी गोले से जल की ओर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना है। दूसरा हो गया आपका कि लोहे का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वो बिल्कुल स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है, ना ठंडा ना गर्म होने वाला है। तीसरा हो गया कि लोहे के गोले अथवा जल ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। लोहे का गोला हो या जल का ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों अपने अपने जगह जितना टेम्परेचर में है उतना ही रहेंगे, तो तीसरा आपका सही हो गया। चौथा, गोले तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका आता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है। इसीलिए उष्मा क्या करती है, बर्तन की तली में बेहतर तरीके से फैलती है तांबे के बर्तन में, और भोजन अच्छी तरह से वो पक जाता है, तो ये आपका हो जाएगा।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर आ गया अम्ल, क्षारक और लवण। अब हम इसको मिलाएंगे। पता ही होगा आप लोगों को, मिलाने को हमेशा मिलता ही है। फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड मिलता है, ठीक है। अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो चूने का पानी आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है टैटरिक अम्ल, तो टैटरिक अम्ल किस में हो गया? इमली और अंगूर में, ठीक है। चौथा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका साबुन में। तो आपका उस हिसाब से आंसर आ जाएगा 1 का ए, 1 2 4 3। वन टू फोर थ्री, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ हम देखते हैं। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सिरका में, ठीक है। साइट्रिक एसिड की बात करें तो नींबू का, जो जितने भी नींबू जैसा खट्टे फल हो गए, ठीक है, नींबू का कुल का यानी नींबू के वंश का साइट्रस फल, ठीक है, उसमें पाया जाता है आपका साइट्रिक एसिड। संतरा, नींबू, ये सब में। लैक्टिक एसिड दही में, ठीक है, दही में लैक्टिक एसिड। पालक में ऑक्सैलिक एसिड। आंवला या फिर सिट्रस फल, उसमें विटामिन सी यानी स्कॉर्बिक एसिड। और टैटरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में, ये सब में जो है आपका टैटरिक एसिड पाया जाता है। क्षार की बात करें, ठीक है, ये तो अम्ल का हमने देखा, क्षार देखते हैं। खाने का सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट क्षार पाया जाता है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने देखा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और इससे जो है खिड़की की कांच ये सब को साफ करने के उपयोग में लाया जाने वाला ये मार्जक है। साबुन में कौन सा पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों सोडियम और पोटेशियम दोनों हाइड्रोक्साइड जो है साबुन में पाए जाते हैं। दूधिया मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में कौन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका पाया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है। ये आपका सही है। उदासीन जो विलयन होता है वो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं करेगा। दूसरा हो गया कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियों आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। हाँ, हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुड़हल की पंखड़ी हो गई, ये सब जो है प्रकृति रूप से पाए जाने वाला क्या है? इंडिकेटर है, सूचक है, ठीक है, इंडेक्स है। तो आपका कि कौन सा पदार्थ में अम्ल है, इससे आपका पता चल जाएगा या क्षार है किसमें, ठीक है। तीसरा हो गया कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। हाँ, वर्षा जल में अगर एसिड की मात्रा अधिक होगा तो उसे कहेंगे एसिड रेन, ठीक है। तो वर्षा जल का अम्लीय होने के कारण क्या है, कौन कौन सा ये है? तो आपका देखिए CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैसें होती है और वर्षा में घुल करके क्या बनाती है? कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। क्या होता है, क्या है कि प्रदूषक के रूप में जो ये सब घूमती है, कौन कौन घूमती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जब एसिड रेन इसमें वर्षा में जब ये घुल के एसिड रेन बनाती है तो उसका रीजन क्या होता है? उसमें कौन कौन सा ही होता है? तो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीन है, ठीक है। इसलिए अम्लीय वर्षा यही तीनों की वजह से सबसे ज्यादा होती है, अम्लीय वर्षा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें क्या बताना है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। बिल्कुल, आप ज्यादा अगर रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, रासायनिक खाद का यूज करेंगे तो मृदा को क्या करेगा? अम्लीय बना देगा। दूसरा है कि अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। हाँ, उसमें मिलाए जाते हैं। अगर बहुत अधिक एसिडिक सॉइल हो गया है या फिर अम्लीय मृदा हो गई है तो उसका उपचार के लिए क्या करते हैं? बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। और अगर क्षारीय हो जाए तो उसमें जिप्सम यूज किया जाता है, ठीक है, क्षारीय मिट्टी को सही करने के लिए। अम्लीय के लिए तो हमने देख लिया कि चूना, ठीक है, बूझा हुआ चूना, लेकिन क्षारीय होगा तब क्या करेंगे? तो आपको जो है जिप्सम यूज करना होगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
तो पहला है कि कारखानों से अपशिष्ट यानी जो कचरा है वो अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। बिल्कुल, उसमें एसिड मिला हुआ रहता है। इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थ मिला के उदासीन किया जाता है। कारखाना से जितना भी निकलता है सब एसिड में क्या करते हैं, क्षार मिला देते हैं, बेस मिला देते हैं और इस तरीके से उसे न्यूट्रल कर देते हैं, यानी उदासीन कर, ना अम्लीय रह जाता है ना क्षारीय रह जाता है, ये उदासीन हो जाता है। और इस प्रकार जो है हमें क्या करता है, वो जो है पानी में उसको डाल दिया जाता है कचरा को, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा हो गया कि, तो ये आपका सही पूछा जा रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट आपका सही हो गया। दूसरा क्या है, अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है। जब पेट में जो है एसिड ये हो जाता है, ठीक है, एसिडिटी हो जाता है, तो उसमें जो हम पीते भी हैं तो उसमें क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और इस तरीके से वो क्या करता है, ठीक हो जाता है। हमें लगता है कि हाँ अब हमारा एसिडिटी ठीक हो गया, तो वो उदासीन कर देता है। वो अम्ल रहता है, उसमें हम क्षार उसको घोल के पानी में पीते हैं, ठीक है, इनो पीते हैं, तो इनो जो है आपका क्षार है, ठीक है, और उससे इस तरीके से उदासीन कर देता है और हमारा ये ठीक हो जाता है। तीसरा आपका है कि चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलैन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। चींटी के डंक की बात करें तो उसमें आपका एसिड होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जब वो काटता है तो उसमें क्या करते हैं, जो नमी वाला खाने का सोडा होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और या फिर कैलेमाइन पाउडर आता है, इसके सहायता से हम उसे उदासीन कर देते हैं और इस तरीके से जो जब काटता है तो हमें जो जलन होती है वो जलन ठीक हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो उस हिसाब से आंसर हो गया 1 2 3। चलिए, अब 5th नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर अब आपको विचार करना है। तो पहला क्या है, तो पहला है कि हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। तो हमारा जो दांत का जो टूटता है या फिर कहें तो मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है दांत में, तो उसका रीजन क्या होता है, अम्ल होता है। ये अम्ल आते कहाँ से, जब हम खाना खा लेते हैं और दांत या मुंह जो है साफ नहीं करते हैं तो उसमें जो आपका हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होता है, बढ़ने लग जाता है और यही बैक्टीरिया दांतों के बीच आपका फंस करके वो क्या करता है, भोजन का जो है ग्लूकोज को जो है विघटन करके अम्ल में बदल देता है और यही एसिड धीरे धीरे दांत को जो है हमारा नुकसान पहुंचाने लगता है। तो अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन कौन सा, तो जैसे चॉकलेट हो गया, ठंडा पेय हो गया, चीनी वाला जो मिठाई हो गया, ये सब दांत को जो है बहुत नुकसान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक तो मत सही हो गया। दूसरा भी हमने देखा कि दांतों के मत फंसे खाद्य पदार्थ, ठीक है, तो 1 2 आपका सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट चैप्टर आ गया, ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला आपका है कि सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। तो पहले तो आपको समझने की जरूरत है अनुत्क्रमणीय क्या होता है और उत्क्रमणीय क्या होता है, ठीक है, यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है। तो रिवर्सिबल या फिर कहें उत्क्रमणीय, तो उत्क्रमणीय क्या होता है कि जैसे कोई जैसे कि दूध है, ठीक है, दूध को हमने दही बना दिया और दही को हम फिर से दूध बना ले तो वो कहला जाएगा उत्क्रमणीय, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहला जाएगा, अनुत्क्रमणीय, यानी उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं पहले वाले पोजीशन में। जैसे कागज हो गया, कागज को हमने 4 टुकड़े में फाड़ दिया, तो 4 टुकड़े में फाड़ दिया, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको चिपका देंगे और फिर से वो कागज बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, उत्क्रमणीय हो गया, यानी पहले वाले रूप में फिर से वो वापस आ गया, ठीक है, चेंज हुआ और फिर से अपने रूप में वो वापस आ सकता है। अनुत्क्रमणीय क्या हो गया, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि दूध को हम दही बना देंगे, लेकिन दही को फिर से दूध बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल, ठीक है। तो जो भौतिक होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी उसको फिर से सेम रूप में लाया जा सकता है, ठीक है, और जो रासायनिक चेंजेस जिसमें हो जाए उसको जो है फिर से उस रूप में नहीं लाया जा सकता, तो वो अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसलिए आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम देखें भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बन पाता है, ठीक है, बस उसका क्या होता है, अवस्था चेंज हो जाती है, ठीक है, और इसको बाद में जो है क्या होता है, पहले वाले अवस्था में जैसे पानी का बर्फ बनना, ठीक है, पानी से बर्फ बन गया, ठीक है, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हुआ इसमें,
क्योंकि इसमें नया पदार्थ कुछ नहीं बना, बस उसका पोजीशन चेंज हुआ, पहले पानी था और अब बर्फ हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका ये क्या हो गया, उत्क्रमणीय हो गया। और फिर से क्या करेंगे, पानी के रूप में ला सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी आया जा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा बात करें रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन जब हो जाए उसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमने देखा कि पहले वाले रूप में उसको फिर से वापस नहीं लाया जा सकता, और इसमें जो है केमिकल चेंजेज होते हैं और नया पदार्थ बनते हैं। जैसे दूध से दही बन गया, ठीक है, अब दही को दूध में चेंज नहीं कर सकते, इसमें क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल सही है, हमने देखा था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो गया, यानी बी हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब इजी हो गया हमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देना, ठीक है। जैसे कि कागज का फाड़ना, तो मैंने पहले बताया कागज को फाड़ के फिर से चिपका दीजिए, बन गया कागज। तो ये क्या हो गया, जोड़ दिया हमने कागज को तो फिर से कागज बन गया, तो ये भौतिक हो गया। रंग में परिवर्तन करना, ठीक है, तो रंग में अगर परिवर्तन करना, अगर जैसे कि हमने 2 रंग मिला करके एक नया रंग बना दिया, तो फिर से हम चाहेंगे कि उसे 2 रंग बना दे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल चेंजेस हो गया, इसका मतलब इसको फिर से उस रूप में नहीं ला सकते हैं, तो दूसरा आपका भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर जल बनना। हाँ, अगर जल बन गया तो उसको फिर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका केमिकल में आएगा, भौतिक में नहीं आएगा, ये फिजिकल में नहीं आएगा, यानी भौतिक परिवर्तन नहीं, ये भी रासायनिक हो गया। कागज का जलना, कागज अगर जल गया तो फिर से आप उसको कागज नहीं बना सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन ना होकर के रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज का फाड़ना हो जाएगा भौतिक, क्योंकि फिर से उसको चिपका करके हम बना सकते हैं, लेकिन कागज का जलने के बाद उसको फिर से कागज नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरीके से आपका एक ही है जो इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, वो है कागज का फाड़ना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर अब आपको विचार करना है। पहला क्या है, पहला है कि ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन हमारा क्या है, तो वायुमंडल में ओजोन का एक लेयर पाया जाता है, वो किसमें, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो सूरज का जो लाइट होता है उसका जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहें या फिर पराबैंगनी जो विकिरण हो गया, उससे हमें बचाता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन में उसको चेंज कर देता है, और वो पृथ्वी पे हमें जो है ऑक्सीजन उससे प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपका ये सही हो जाएगा। ओजोन की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी, ओजोन क्या होता है कि ओजोन एक मिनट, ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल। ओजोन जब उसको ऑक्सीजन बना देता है तो ऑक्सीजन को वो फिर से अल्ट्रावायलेट रेज नहीं बना सकता। जैसे कि पराबैंगनी किरण को अगर वो चेंज करके यहाँ पे आपको ऑक्सीजन बना रहा है, तो ऑक्सीजन को फिर चेंज करके वो जो है पराबैंगनी नहीं बना सकता है। तो ओजोन का विघटन क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, हाँ ये भी आपका सही है, ठीक है। ओजोन हमने देखा कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके वो क्या बना रही है, ऑक्सीजन बना रही है, याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी।